नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन संकट को लेकर भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। यूक्रेन में रूसी हमले से मारियोपोल समेत कई शहर बर्बाद, सैटेलाइट तस्वीरें वायरल। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, ममता बनर्जी ने ट्वीट कर किया ऐलान। सोनिया प्रियंका दे सकती हैं इस्तीफा, खड़गे या वासनिक हो सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, फैसला शाम 4 बजे तक। प्रचंड जीत के बाद अमृतसर में आपका पहला रोड शो, केजरीवाल और मान श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। यूक्रेन में रूस के हमले का आज 18वां दिन है। अब तक तबाही जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना लगातार हमला कर रही है और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सुरक्षा तैयारियां और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत जंग में फंसे अपने पड़ोसी और विकासशील देशों के लोगों की मदद जारी रखेगा। रूस यूक्रेन जारी युद्ध के चलते भारत के नागरिक वहां फंसे हुए थे, जिसमें ज्यादातर छात्र थे। इन्हें निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया। भारत ने मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत अपने करीब 19,000 नागरिकों की वतन वापसी कराई है। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। बम के गोले और मिसाइलें दागी जा रही हैं। आसपास के इलाके पर वर्चस्व हासिल करने के बाद रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर दबदबा बनाने के लिए वहां जमा हुए हैं और कीव पर लगातार गोले बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन में 18वें दिन भी रूसी सैनिक की ओर से हमले जारी हैं। पिछले कई दिनों से जारी जंग में धीरे धीरे कई शहर तबाह हो गए हैं। भारी संख्या में निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। अस्पतालों, स्कूल और आवासीय इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। जंग के बीच वायरल नई सैटेलाइट तस्वीरें से भीषण तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। मारियोपोल शहर से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें रूसी सैनिक ने कई इमारतों को बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया। ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। मारियोपोल में रूसी सेना पिछले कई दिनों से लगातार हमला कर रही है। कीव की तरफ से सैनिकों का काफिला बढ़ता दिख रहा है। राजधानी में भी हमले तेज किए गए हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने कहा कि शनिवार की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में दक्षिण यूक्रेन के मारियोपोल शहर में नागरिक बुनियादी ढांचे और आवासीय भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज का कहना है कि काला सागर बंदरगाह शहर के पश्चिमी क्षेत्रों में आग की लपटें देखी गई हैं और दर्जनों ऊंची इमारतों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि इन तस्वीरों की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा उपचुनाव के लिए आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया है। साथ ही ममता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व गायक बाबुल सुप्रियो को विधानसभा उपचुनाव के लिए बालीगंज से उम्मीदवार बनाया है। बड़ी बात यह है कि बाबुल सुप्रीमो के इस्तीफे के बाद आसनसोल सीट खाली हो गई थी। ममता ने दोनों नेताओं के नाम का ऐलान करते हुए ट्वीट किया कि मुझे तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव और बाबुल सुप्रीमो बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल के उम्मीदवार होंगे। जय हिंद, जय बांग्ला, जय मां माटी मानुष। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की एक और विधानसभा की 4 सीटों पर अगले 12 तारीख को उपचुनाव की वोटिंग होनी है और पिछले साल जो है मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और टीएमसी में शामिल हो गए थे। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब आत्ममंथन कर रही है। आज शाम 4 बजे से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बैठक में सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर सकती हैं। अगर सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफे की पेशकश पर आम सहमति बनती है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे या मुकुल वासनिक को फिलहाल पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इतिहास में अब तक के सबसे बुरे प्रदर्शन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर सकती हैं। पिछले कुछ
चुनाव में कांग्रेस की हो रही लगातार हार से कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं। ये सवालिया निशान सिर्फ पार्टी नेतृत्व पर ही नहीं बल्कि उनकी रणनीति, नीतियों और पूरी कार्यप्रणाली पर उठे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान रविवार शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी आपातकालीन बैठक बुला रहा है और पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बैठक से पहले चर्चा इस बात की हो रही है कि संभवतः सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर हवाई अड्डे पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की अगवानी की है। पंजाब चुनाव में भारी जीत के बाद भगवंत मान आज अरविंद केजरीवाल के साथ अमृतसर में रोड शो उन्होंने किया और इससे पहले भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने श्री हरि मंदिर साहिब पहुंचे। यहाँ उन्होंने माथा टेका। जलियांवाला बाग और श्री दुर्गाया मंदिर और श्री वाल्मीकि मंदिर भी जाएंगे। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव नवाशहर के खड़खड़ कला में 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान और उसके मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेंगे और शहीद स्मारक के पीछे 7 एकड़ जमीन में आयोजन होगा। आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर आसपास की जमीन को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नवाशहर के खड़खड़ कला में शहीद स्मारक के पीछे 13 एकड़ जमीन पर 1 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा विशेष इंतजाम किए जाएंगे जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन संकट को लेकर भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। यूक्रेन में रूसी हमले से मारियोपोल समेत कई शहर बर्बाद, सैटेलाइट तस्वीरें वायरल। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, ममता बनर्जी ने ट्वीट कर किया ऐलान। सोनिया प्रियंका दे सकती हैं इस्तीफा, खड़गे या वासनिक हो सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, फैसला शाम 4 बजे तक। प्रचंड जीत के बाद अमृतसर में आपका पहला रोड शो, केजरीवाल और मान श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शनिवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को घटाकर 8.1% करने का फैसला किया है। ये बीते 4 दशक में सबसे कम ब्याज दर है। 2020-21 में यह दर 8.5% थी। यह विपक्षी दल सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। इसे लेकर विपक्ष के नेता मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। रविवार को इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए इस फैसले को जन विरोधी और मजदूर विरोधी बताया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी में जीत के बाद बीजेपी सरकार तुरंत अपना गिफ्ट कार्ड लेकर आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को पिछले 4 दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। यह प्रस्ताव बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब करता है। यह प्रस्ताव उस समय आया है जब देश के माध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के कामगार और कर्मचारी पहले से ही कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट में कहा कि बीजेपी को जन विरोधी और मजदूर विरोधी बताया और कहा कि यह कदम सरासर मजदूर और जन विरोध में है। यह केंद्र सरकार की उस क्रूर और एक तरफा सार्वजनिक नीति को भी उजागर करता है जो किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्गीय को नजरअंदाज कर उद्योगपतियों के हित की रक्षा करता है। विपक्ष की सभी पार्टियों को संयुक्त रूप से एकजुट होकर इस काले कानून का विरोध करना होगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, के सुरेश और जयराम रमेश शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव में हार की समीक्षा करने के साथ साथ पार्टी की बेहतरी के उपायों पर भी चर्चा की। साथ ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव तय समय से पूर्व कराने पर भी मंथन हुआ। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि हमने आगामी संसद सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की है। हम यूक्रेन से
लौटने वाले विद्यार्थियों, किसानों और मेडिकल छात्रों के लिए मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, एमएसपी के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव में कांग्रेस के यूपी छोड़ 4 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी कहीं भी सरकार बनाने लायक सीट नहीं जीत पाई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का समूह J23 सक्रिय हो गया था। शुक्रवार को गुलाम नबी आजाद के घर इन नेताओं की बैठक हुई। इसमें से पार्टी अध्यक्ष का चुनाव तत्काल कराने और दूसरे संगठनात्मक सुधार के कदम उठाने पर भी चर्चा हुई। इस खेमेबाजी को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हार की समीक्षा के लिए कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया था। जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भले ही चुनाव जीत लिया हो, लेकिन उनके लिए मुश्किलें अभी से ही शुरू हो गई हैं। इस अभियान के दौरान अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के आरोप में मऊ पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की और धाराएं जोड़ी है। पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील धूले का कहना है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 मार्च को दर्ज मामले में कानूनी राय लेने के बाद 153 के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 186 और 189, 120 के तहत जो है आपराधिक धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अब्बास ने 3 मार्च की रात को मऊ के पहाड़गंज इलाके में एक जनसभा मंच से राज्य सरकार के अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाया था। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद अधिकारियों का तबादला होने से पहले पिछली सरकार में अपने काम का हिसाब देना होगा। इसका एक वीडियो भी भाषण का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। मऊ पुलिस ने 4 मार्च को उस पर आईपीसी की धारा 171 प्रभाव या व्यक्तित्व और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। यह उल्लेख करते हुए कि प्राथमिकी और धाराएं जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब्बास के खिलाफ कोतवाली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा मऊ सदर विधानसभा सीट के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उचित पहल करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भी भेजी गई थी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा ने पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सुखदेव सिंह ढींडसा ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि हार के कारणों को स्वीकार करना और आत्मनिरीक्षण करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को भी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि सुखदेव सिंह ढींडसा के इस्तीफे को लेकर फैसला पार्टी की कोर कमेटी लेगी। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए गठबंधन के हिस्से में 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी केवल लहरा से जमानत राशि बचा सकी है, जहां से पार्टी नेता परविंदर सिंह ढींडसा चुनाव लड़ रहे थे। पंजाब विधानसभा की लहरा सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बरिंदर कुमार गोयल ने 26,518 वोट से जीत दर्ज कर दूसरे स्थान पर शिरोमणि अकाली दल के परविंदर सिंह ढींडसा को 33,540 वोट मिले और तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में इस बार लहरा सीट पर करीब 6.34% कम मतदान हुआ है और 79.60% लोगों ने अपने मताधिकार का इस सीट पर प्रयोग किया था। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो भरोसा जताया है वे उस पर 100% खरे उतरे हैं। इसके बाद नतीजा जो है पूरी दुनिया देख रही है। राघव चड्ढा ने चाणक्य की भूमिका अदा की है। राघव चड्ढा का पार्टी में कद और बढ़ गया है। चड्ढा आपके वह नेता है जिनके ऊपर इस बार पंजाब चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी थी। पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चड्ढा पर भरोसा व्यक्त किया था और चड्ढा को 2020 में पार्टी की ओर से पंजाब प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया था। सह प्रभारी बनने के बाद चड्ढा पूरी तरह से पंजाब को समय दे रहे थे। लगातार वहां के रेत खनन जैसे मुद्दे भी उठा रहे थे। राघव चड्ढा आपके शुरुआती दिनों से केजरीवाल के साथ रहे हैं और उन्होंने लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट चड्ढा पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता हैं और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य भी हैं। उन्होंने पार्टी के टिकट से दक्षिणी दिल्ली लोकसभा चुनाव से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2020 में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। राघव चड्ढा से यह पूछे जाने पर कि क्या आपको इसका अंदाजा था कि पंजाब में ऐसे नतीजे सामने आने वाले हैं, इस पर प्रश्न पर राघव चड्ढा ने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि पंजाब में परिवर्तन के लिए जनता वोट करने जा रही है और निश्चित तौर पर जीत जनता की और हमारी हुई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन संकट को लेकर भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक।
यूक्रेन में रूसी हमले से मारियोपोल समेत कई शहर बर्बाद, सैटेलाइट तस्वीरें वायरल। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, ममता बनर्जी ने ट्वीट कर किया ऐलान। सोनिया प्रियंका दे सकती हैं इस्तीफा, खड़गे या वासनिक हो सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, फैसला शाम 4 बजे तक। प्रचंड जीत के बाद अमृतसर में आपका पहला रोड शो, केजरीवाल और मान श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। इन नए नियमों के अनुसार जनगणना के लिए अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से खुद अपनी जानकारी दे सकेंगे। हालांकि पहले की तरह जनगणना के लिए घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अभी भी जारी रहेगा, लेकिन सरकार के इस बदलाव से जनगणना कर्मचारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। जनगणना के लिए नए नियमों में खुद ही जनगणना में अपडेट के लिए नियम 6 में एक खंड जोड़ा गया है। इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकता है। इसके लिए तय स्थान पर दोनों तरह के कागजात को रखा जा सकता है। इसके साथ ही नियम 5 में मीडिया शब्द को इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया से बदल दिया गया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में 10 जनगणना संचालन निदेशक नियुक्त किए हैं और अधिकारियों को सिक्किम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जनगणना नियम 2022 के अनुसार नागरिक पहले के किसी भी प्रावधानों को बिना बदले खुद अपनी जनगणना की अनुसूची को भर सकता है। अलीगढ़ के एक प्रमुख कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्री वार्ष्णेय कॉलेज ने शनिवार को छात्रों को निर्देश दिया है वे कक्षा में शामिल होने के दौरान अपना चेहरा न ढकें। इस वजह से कई छात्र प्रवेश से वंचित होने के बाद घर लौट आए। छात्राओं का कहना है कि स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा ने कहा कि कॉलेज के अधिकारियों ने पहले उसे बुर्का उतारने के लिए कहा जो उसने कैंपस में प्रवेश करते समय पहना था, और बाद में उन्होंने उसे हिजाब भी हटाने के लिए कहा। छात्रा ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें हमारे हिजाब से समस्या क्यों है। मैं हिजाब के बिना कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हूं और कॉलेज हमें अब परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा है। कॉलेज की प्रशासनिक अधिकारी बीना उपाध्यक्ष का कहना है कि यह नोटिस छात्रों को एक रिमाइंडर के तौर पर है कि कॉलेज में एक ड्रेस कोड है और इसका सभी को पालन करना होगा। कॉलेज के प्रॉक्टर अनिल वार्ष्णेय का कहना है कि प्रोस्पेक्टस में ड्रेस कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि हम केवल यह चाहते हैं कि छात्र कॉलेज के नियमों का पालन करें। हम निर्देशों का पालन कर रहे हैं। छात्रों से अभी कहा गया है कि ड्रेस कोड अब और गंभीरता से लागू किया जाएगा। 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर राज्यसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल को जोरदार झटका लगा है। इस साल आखिरी तक कुल 75 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने और इनमें से 13 सीटों के लिए चुनाव का शेड्यूल भी जारी हो गया। 31 मार्च को इन 13 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होंगे। इसमें असम की 2, हिमाचल प्रदेश की 1 और केरल की 3, नागालैंड की 1, त्रिपुरा की 1 और पंजाब की 5 सीटें शामिल हैं। वहीं साल के अंत तक उत्तर प्रदेश के 11, बिहार के 5, राजस्थान के 4, मध्य प्रदेश के 3 और उत्तराखंड के 1 सीट पर भी राज्यसभा चुनाव होने हैं। दरअसल संविधान के तहत राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, मतलब इससे अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा चुनाव के विपरीत राज्यसभा चुनाव में मतदान सीधे सांसदों को नहीं चुनते हैं, बल्कि राज्य के विधायक राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। हारी सीजन के दौरान ट्रेनों में जो है काफी भीड़ देखने को मिलती है। त्योहारों को मनाने के लिए लोग बड़ी मात्रा में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। ऐसे में सीटों की उपलब्धता न होने के कारण ट्रेन टिकट को बुक कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। इस कारण तत्काल ट्रेन टिकट को बुक करना ही एकमात्र विकल्प बचा है, ताकि
हालांकि तत्काल टिकट को बुक करना भी आसान काम नहीं है। होली आने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में ट्रेनों में काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। अगर आप भी होली के मौके पर अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको टिकट नहीं मिल पा रही है, तो इसी कड़ी में आज एक ऐसे ऐप के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से आप होली पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC के कंफर्म टिकट ऐप की मदद से आप आसानी से तत्काल ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए तत्काल ट्रेन टिकट को बुक करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान है और इसके लिए सबसे पहले आपको कंफर्म टिकट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद IRCTC की ID को क्रिएट करें और अब आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए फॉर्म 2 में जाना, जहां पर आपको नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद तारीखों को सेलेक्ट करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर टैप करें। इस प्रोसेस के बाद नए पेज पे आपको ट्रेन में सीटों की उपलब्धता की डिटेल्स देखने को मिलेगी, जिसके जरिए आप ट्रेन में टिकट बुक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से अलीराजपुर में एक लड़की के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है। यौन उत्पीड़न का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना भगोरिया उत्सव के दौरान की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सोशल मीडिया में घटना का वीडियो शेयर कर कार्रवाई न होने पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। वायरल वीडियो 2 दिन पहले शुक्रवार का है। अलीराजपुर जिले के वालपुर गांव में 11 मार्च को भगोरिया मेला लगा था। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक लड़की वहां खड़ी एक गाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। इस बीच वहां से गुजर रहे समूह ने एक लड़की को दौड़ाकर उसका यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। कुछ देर बाद एक और युवक लड़की को घसीटते हुए अपने ग्रुप में ले जाता है और ग्रुप के सभी सदस्य लड़की के साथ दुराचार करते हैं। जानकारी के मुताबिक लड़की और युवक पड़ोस के धार जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। जिला पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर मनोज सिंह ने कहा है कि पुलिस ने संज्ञान लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हमने कुछ युवाओं की पहचान की है, टीमों को बाहर कर दिया गया है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूक्रेन संकट को लेकर भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। यूक्रेन में रूसी हमले से मारियोपोल समेत कई शहर बर्बाद, सैटेलाइट तस्वीरें वायरल। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, ममता बनर्जी ने ट्वीट कर किया ऐलान। सोनिया प्रियंका दे सकती हैं इस्तीफा, खड़गे या वासनिक हो सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, फैसला शाम 4 बजे तक। प्रचंड जीत के बाद अमृतसर में आपका पहला रोड शो, केजरीवाल और मान श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे।